नमस्ते प्यारे बच्चों। तो जो ये प्रयास बुक हमें मिली है, इस प्रयास बुक में जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं वो हमने 20 तक के कंप्लीट किए थे पिछली वीडियो के माध्यम से। आज हम इसके अगले जो प्रोजेक्ट कार्य हैं 21, 22, 23, 24 और 25, इनको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आइए इसे देखते हैं, समझते हैं प्रोजेक्ट कार्य 21। प्यारे बच्चों, तो आइए हम समझ रहे थे प्रयास अभ्यास पुस्तिका जो हमें कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के लिए दी गई है, सभी कक्षाओं के लिए प्राप्त हो चुकी होगी। तो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इसका प्रोजेक्ट कार्य 20 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसमें जो 21वां प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है उसको देखेंगे, समझेंगे। देखिए, तो ये जो प्रोजेक्ट कार्य 21 है, ये संस्कृत का प्रोजेक्ट कार्य है। कौन सा है ये संस्कृत है, ठीक है ना। तो इसको हमें संस्कृत के लिए तैयार करना है, संस्कृत का प्रोजेक्ट कार्य है। और यहाँ देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि स्वपाठ्य पुस्तकात। स्वपाठ्य पुस्तकात माने अपनी पुस्तक में से वर्तमान कालस्य, यानी वर्तमान काल जिसको लण लकार बोलते हैं, लट लकार, और भूतकालस्य इसको लण लकार बोलते हैं, भविष्य कालस्य जिसको हम भूतकाल बोलते हैं वो है लण लकारस्य। तो इसके 5-5 वाक्यानि चित्वा लिखत, कितने 5-5 वाक्य यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार से यहाँ दिया गया है अपनी पाठ्य पुस्तक से। तो यहाँ देखें, वर्तमान कालः लण लकार, तो वर्तमान काल में हमें क्या क्या लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ इस टेबल में देखें तो इसमें तीनों काल हमें यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा कि सा बालिका क्रीडति। सा माने वह बालिका जो है वह क्या कर रही है, कीड़ा कर रही है। मध्य प्रदेश गठनम अभवत, मध्य प्रदेश का गठन हुआ। जीवनम सुखकरम भविष्यति, जीवन क्या हो जाएगा, सुखमय हो जाएगी, या जिंदगी सुखमय हो जाएगी। इस प्रकार से ये भविष्य काल को और वर्तमान काल भूतकाल को लिखना है। तो यहाँ देखें, सह पठति, वह पढ़ रहा है। सा आपठत, उसने इसे, आपठत नहीं पढ़ा, सह आपठत उसने इसे नहीं पढ़ा। सह पठस्य यति, वह पढ़ रहा होगा, पठस्य यति, ठीक है ना, पढ़ रहा होगा। तो यह भूत जो है भविष्य काल होगा यहाँ पे। और यहाँ देखें तो यहाँ देखिए दूसरे में इस प्रकार से लिख देना, तुम पठसी, आप पढ़ रहे हैं, तुम माने आप, और तुम आपठत, तुम आपठः, तुम अनपढ़ हो, तुम आपठः, तुम अनपढ़ हो। और तौ पठस्य यतः, वे दोनों पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वे दोनों, तौ माने दोनों, वे दोनों, पठस्य यतः यानी वे दोनों पढ़ेंगे। अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ। अहम आपठम, अहम आपठम, मैंने इसे नहीं पढ़ा, आपठम नहीं पढ़ा। ते पठस्यन्ति, वे इसे पढ़ेंगे। ते पठन्ति, ते पठन्ति, ते माने वे पढ़ रहे हैं। और तौ आपठताम, जब दोनों या उन दोनों को पढ़ने दो। आपठताम, उन दोनों को पढ़ने दो, ठीक है ना, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो। त्वम पठस्य यसी, आप पढ़ रहे होंगे। यवाम पठतः, आप पढ़ रहे हैं। यवाम आपठतम, आप दोनों इसे नहीं, आप दोनों ने इसे नहीं पढ़ा। यवाम पठस्य यथः, आप पढ़ रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये इसकी संस्कृत में हमें वर्तमान भूतकाल और भविष्य काल को यहाँ लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे देखें तो इसमें प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। प्रोजेक्ट कार्य 22 है, इसी में दिया गया है, और यही संस्कृत का भी है। तो यहाँ इसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इसमें भी दिया गया है कि प्रोजेक्ट कार्य यह 22 है और संस्कृत का है। संस्कृते कति कारणी भविष्यन्ति तेगाम नामानि चिन्हानि चा लिखत, संस्कृत में कितने कारक होते हैं, उनके नाम कारक चिन्हों को यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार से देखिए आपको लिख देना है कि इसमें जो है कारक है, विभक्ति और इनके चिन्ह हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। जैसे इन्होंने लिखा कर्ता, ठीक है, ये प्रथमा, कर्ता क्या है, ये प्रथमा है, और चिन्ह इसका ने, चिन्ह क्या आता है, ने। इस प्रकार से हमें इनको लिखना है। कर्म, ये द्वितीया को कर्ण, तृतीया से संप्रदान, चतुर्थी इसमें आता है के लिए, अपादान पंचमी होती है विभक्ति, और से आता है इसमें अलग होने के अर्थ है
में इसमें का के, की के, रा रे री इस प्रकार से भी आ जाते हैं। संबंध षष्ठी पर भी आते हैं ये, और अधिकरण सप्तमी में मैं और पर आता है। संबोधन, जब संबोधन होता है तो संबोधन में हे, हो, अरे इस प्रकार के शब्दों का, चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कारक, विभक्ति और चिन्ह हमें यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो आज इतना ही। क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट है, कार्य जो संस्कृत के थे ये दोनों दिए गए हैं, तो संस्कृत के रूप में हमें इनको लिख लेना है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो प्रोजेक्ट कार्य है 23 है, इस 23 में प्रोजेक्ट कार्य में ये जो है गणित का प्रोजेक्ट कार्य है, तो ये गणित के उसमें लिखेंगे। और देखिए इसमें हमें क्या क्या करना है। इसमें है कि अपने माता पिता, बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के बिजली बिलों को इकट्ठा करें और माहवार बिल आंकड़ों को तालिका में भरें। ठीक, विश्लेषण भी करें। तो यहाँ देखिए आपको माहवार, आपके यहाँ पर बिजली के बिल मिल जाएंगे आपके घर में, तो उनको आप इकट्ठा कर लें और क्रमशः इनको जमा करके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर के पूरे 12 महीनों के कंप्लीट करें। और यहाँ पर विद्युत बिल का माह लिखें कि हमने कौन से महीने में उसमें कितनी रीडिंग आई है, कितनी बिजली की खपत हुई है, वो हम यहाँ पे यूनिट के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और उसका जो है राशि कितनी हुई, तो यहाँ विद्युत बिल की राशि इस प्रकार से हम उनमें से छांट के लिखते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये जनवरी जैसे है तो जनवरी में मैंने लिख दिया कि विद्युत बिल की जो यूनिट है वो 60 यूनिट बिजली खपत हुई है और 10 रुपया प्रति यूनिट बिजली का बिल लगता है, तो यहाँ 600 रुपये हो जाएंगे। ठीक है ना। तो फरवरी में इसी प्रकार से देखिए, इसमें सिर्फ 10 का गुणा करते चलिए तो ये बिजली का बिल की राशि निकलती आएगी और ये यूनिट की संख्या है। ठीक है, तो आप भी इसी प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और आगे देखिए, आगे इसमें दिया गया है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यह दिसंबर माह। ठीक है ना। तो अब ये जो है इसमें हमने लिख ली है और इसमें लिख करके अब देखें अगला जो इसका प्रश्न दिया गया है, अगले प्रश्न में पूछा गया है। यहाँ देखें, तो प्रश्न पूछा गया है कि आप यहाँ पर आपने जो सारणी बनाई है बिजली के बिल की, उसमें आप यह बताएं कि किस किस माह में ऊर्जा बिल ज़्यादा व्यय भार वाले हैं और किस किस महीने में ऊर्जा बिल कम व्यय भार वाले हैं। माने किन महीनों में कम बिल आया है और किन महीनों में ज़्यादा बिल आया है। तो एक आंकड़ा बना लेते हैं कि 100 से यदि अधिक है, ठीक है ना, तो वो अधिक बिल भार वाले हो जाएंगे, और यदि 100 से कम है, ठीक है, तो वो कम बिल भार वाले हो जाएंगे। तो यहाँ देखें, तो हमने इसी प्रकार से इसमें ऊर्जा बिल भार लिख दिया है। तो इसमें देखिए, ये ऊर्जा बिल भार जो ज़्यादा हैं, ज़्यादा महीनों में आया है, महीने हैं जो, उनमें ज़्यादा बिल किस किस महीने में आया है, तो हमने यहाँ लिखा है कि ऊर्जा बिल ज़्यादा भार वाले महीने, जैसे मई में 110 यूनिट आया, जून 130, जुलाई 120, अगस्त में 100 यूनिट, अक्टूबर में भी 100 यूनिट। इन महीनों में अधिक विद्युत ऊर्जा खपत हुई है। ठीक है, तो ये अधिक भार वाली हो गए। और इसके बाद कम भार वाली हैं, तो कम भार वाली भी आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये देखिए, ऊर्जा बिल कम भार वाले महीने, जनवरी में 60 यूनिट बिल आया है, फरवरी में 78 यूनिट, मार्च में 90 यूनिट, अप्रैल में 95 यूनिट, सितंबर में 95, नवंबर में 80 यूनिट और दिसंबर में 85 यूनिट बिल आया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इनके बिल भार लिखना थे। चलिए अब इसके बाद यहाँ देखें, तो इसमें पूछा गया है प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरे में पूछा गया कि विभिन्न तरीकों से बताएं कि आप अपने ऊर्जा बिल की लागत को कैसे कम कर सकते हैं। आप अपना तरीका बताएं कि हम कैसे बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सबके घरों में बिजली के बिल आते हैं और लाइट है और पंखे, सब चीज़ें लगी रहती हैं, तो जितनी आवश्यकता हो हमें उतने ही बिजली के उपकरण चलाना चाहिए। कोई भी उपकरण हो, जैसे लाइट है तो हम तुरंत बंद कर दें यदि कमरे में गए हैं तो, है ना, निकलने के बाद। इसी प्रकार से जो भी पंखे हैं वगैरह वगैरह, इस प्रकार से जो भी आइटम हैं हमारे घर में, उनको हम बिल्कुल निश्चित जितनी आवश्यकता है उतनी टाइम तक उनको चालू रखें। ठीक है, उसके बाद बंद कर दें, तो जिससे ऊर्जा बिल की लागत क्या होगी, कम हो सकती है। तो एक तो उपाय ये हो जाता है। चलिए, और भी आप इसी तरीके से अन्य उपाय लिख सकते हैं। यहाँ देखें, तो प्रश्न जो चौथा दिया गया है, चौथे प्रश्न में यहाँ पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के नाम भी लिखिए। तो कौन कौन से स्रोत हैं, यहाँ देखिए, ये बिजली उत्पन्न करने वाले ये जो स्रोत हैं, आप इनको लिखेंगे। सौर ऊर्जा, सबसे पहले सौर ऊर्जा जो होती है, इससे हमें बिजली
प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा के स्रोत के नाम भी लिखना है और उनके बारे में बता देना है, ठीक है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि विद्युत ऊर्जा के स्रोत इस प्रकार से हैं। जल ऊर्जा, जल ऊर्जा किस प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न करता है? हाइड्रो पावर प्लांट्स द्वारा जल से ऊर्जा उत्पादन होती है। इसी प्रकार अगला देखें तो पवन ऊर्जा है। पवन टरबाइन और पवन बिजली प्लांट से ऊर्जा उत्पादन होती है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से सौर पैनल और सौर ऊर्जा प्लांट से सूर्य की किरणों से ऊर्जा उत्पादन की जाती है। चौथा देखें तो इसमें जलीय ऊर्जा, जल से उपलब्ध गर्मी से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो भी एक ऊर्जा का स्रोत है। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा जो है परमाणु बिजली संयंत्र से जो नाभिकीय ऊर्जा है वो ऊर्जा का उत्पादन है। तो इस प्रकार से हमें ऊर्जा के स्रोतों को यहाँ पे लिख देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले प्रश्न में दिया गया है कि ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप समान बल्ब का प्रयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का। तो आप अपने विचार व्यक्त करें। तो देखिए, प्रकाश के लिए हमें एलईडी बल्ब का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एलईडी बल्ब समान बल्ब की तुलना में कम ऊर्जा खपत करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। चलिए अब जो है इसमें जो ये दिया गया है आगे देखें तो इसका प्रश्न है जो छठवां है, छठवां प्रश्न है। तो इसको आप जो है इनके चित्र यहाँ पे चिपकाना थे कि आप जो है यदि पोस्टर बनाए तो ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाते हुए पोस्टर यहाँ पे चिपकाना है, ठीक है। या तैयार कीजिए, अपने हाथ से बना लीजिए और इनको यहाँ पे चाहो तो बना करके भी लगा सकते हो, या कहीं से प्राप्त हो जाए तो प्राप्त करके यहाँ चिपका सकते हो या बना लीजिए। तो देखिए, ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाते हुए सबसे पहले देखिए ऊर्जा बचाओ। तो ये सभी चीज़ें हैं ऊर्जा, यानी जैसे मान लीजिए हमें गाड़ी चलाते हैं, है ना, बसें चलती हैं, तो इन सब की अपेक्षा हम कार से या मोटरसाइकिल से, जो हमारी बाइक रहती है उससे न जाएं, साइकिल का उपयोग करें। इसी प्रकार से ये जो यहाँ पे वनस्पतियाँ हैं इनका उपयोग करें तो बहुत सी ऊर्जा संयंत्र की जाती है। इसी प्रकार से सूर्य ऊर्जा, तो इन सभी ऊर्जाओं का हमें उपयोग करना चाहिए। एलईडी बल्ब का भी उपयोग करना चाहिए। तो ये हमें इस प्रकार से पोस्टर बनाना है। यहाँ देखें, ये पवन चक्की है और ये जो है सूर्य ऊर्जा से ये पैनल लगे हुए हैं, तो इनसे हम लाइट की बचत कर सकते हैं। ये देखिए पवन चक्की इस प्रकार से होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ऊर्जा की बचत करने के ये पोस्टर हैं। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आप इसी प्रकार से आगे देखना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक। चलिए लाइक करते चलिए। थैंक यू, धन्यवाद। कार्य दिया गया है 24। इस 24वें प्रोजेक्ट कार्य में हमें दिया गया है सामाजिक विज्ञान। तो ये सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य है और इसको हम सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट कार्य में इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सामाजिक विज्ञान लिख लें, जिससे कि हमें मालूम रहे कि ये सामाजिक विज्ञान में लिखना है। चलिए यहाँ पे दिया गया है, ये देखें तो यहाँ पे ये मैप दिया गया है, नक्शा दिया गया है, चित्र है इंडिया का। अब हमें इस चित्र में जो भी यहाँ पे जानकारी पूछी गई है, इस चित्र को देख करके इसमें ढूंढ करके हमें इसमें लिखना है। तो आप इस प्रकार से ग्लोब यानी चित्र नक्शे को हम अपने सामने रख लें और इन सभी प्रश्नों को हमें उसमें से ढूंढ करके लिखना है, ठीक है। तो ये देखें जानकारी जो इसमें पूछी जा रही है कि ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र देख करके नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोज करके लिखें। तो प्रश्न 1 इसमें बनता है कि गंगा नदी का है जो उसकी सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं, उनके नाम लिखें। तो देखिए गंगा नदी जो है उसकी सहायक नदियाँ हैं, उन गंगा नदी में सभी नदियाँ मिली हुई हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले देखें तो महानदी, सोन नदी, रामगंगा नदी और यमुना नदी, सरयू नदी, ये नदियाँ गंगा में आकर के मिली हैं, तो ये इसकी सहायक नदियाँ कहलाती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न 2, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। तो दक्षिण भारत की पूछी गई है, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, ठीक। छोटा नागपुर का पठार देश के किस भाग में फैला हुआ है। तो छोटा नागपुर जो होता है उसका जो पठार है अपने झारखंड में फैला हुआ है। कहाँ पर? झारखंड, ठीक। यहाँ पे देखें प्रश्न 4, प्रश्न 4 में कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, महानदी इत्यादि ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आकर के मिलती हैं। और पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम लिखिए। देखिए ये नदियाँ उल्टी बहती हैं, जिसको हम कहते हैं ना उल्टी बहती हैं कुछ नदियाँ, है ना, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं। तो हमारी प्रत्येक नदियाँ पूर्व से
पश्चिम की ओर बहने वाली नहीं हैं, सभी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो यहाँ देखें पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और माही नदी, ये 3 नदियाँ जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रश्न 6वां में है कि नर्मदा नदी किन 2 पर्वतमालाओं के बीच से बहती हुई जा रही है। तो देखिए ये 2 पर्वत जो हैं, नर्मदा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी और दूसरी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी जा रही है, बह रही है। ये 2 पहाड़ जो हैं बहुत लंबे पहाड़ हैं। नागा पहाड़ियाँ जो हैं देश के किस भाग में फैली हुई हैं। तो नागा पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार की सीमा पर फैली हुई। कौन सी? नागा पहाड़ियाँ जो हैं भारत और म्यांमार, ये यहाँ की दोनों देशों की सीमा को यहाँ पे छू रही हैं। ठीक, तो ये देखें इसका जो है अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पे देखिए। तो इसमें दिया गया है कि हिमालय पर्वतमाला का जो विस्तार है वो भारत के किन किन राज्यों में है। किसका? हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला जो है, हिमालय पर्वत जो है उसका विस्तार भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर और मिजोरम राज्यों तक फैला हुआ है। इसी प्रकार से प्रश्न 9वां देखें तो अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्यों में है। तो जो अरावली है, यहाँ रावटी लिख गया है, अरावली लिख लीजिए, आगे लगाना है अरावली। ठीक है, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला जो श्रृंखला है, यहाँ पे श्रृंखला लिख गया है, यहाँ पे क्या लिखना है? श्रृंखला, ये लिखा हुआ है श्रृंखला, इसी को यहाँ पे लिख लीजिए श्रृंखला। विस्तार राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पंजाब तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे लिख देना। प्रश्न 10वां देखें। प्रश्न 10वां में दिया गया है कि हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम लिखिए। तो हिमालय पर्वत है, उनकी चोटियाँ हैं सागर माथा हिमालय, उसमें हिमालय है, केटू कंचनजंगा और नंदा देवी। नंदा देवी एक नदी है वहाँ पे, ये नंदा देवी, ये हिमालय की पर्वत चोटियों से ही आती है। ठीक है, वो चोटी का नाम है नंदा देवी, वहाँ से एक नदी भी निकलती है नंदा देवी। ठीक है, इसलिए उसे चोटी के कारण इसका नाम नंदा देवी है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का रेखा मानचित्र बनाकर उसमें गंगा और कावेरी नदी के प्रवाह का क्षेत्र को दर्शाइए। तो यहाँ देखें आपको भारत की मानचित्र इस प्रकार से बना लेना है और उसमें इस प्रकार से उनका प्रवाह जो है यहाँ पे देखें, ये बताया जा रहा है कि ये है गंगा नदी, ये यहाँ से ये निकल करके यहाँ से ये आई है गंगा नदी, ये गंगा नदी का प्रवाह है। और कावेरी, तो कावेरी नदी यहाँ देखें, ये कावेरी नदी है, ये यहाँ पे कावेरी नदी है। तो इन दोनों का प्रवाह जो है हमें चित्र में, मानचित्र में बताना है मात्र। तो इन दोनों नदियों का यहाँ पे मानचित्र में आप इस प्रकार से लाइन से पूरे चित्र बना करके, बाकी कुछ नहीं लिखना है, बस इन 2 नदियों को प्रवाह को इस प्रकार से लाइन खींच करके दर्शा देना है। ठीक है, तो आप इतना कर लेंगे। ठीक है, आपको जानकारी कैसी लगी आप लाइक अवश्य करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आगे की वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ देखें प्रोजेक्ट कार्य जो 25 ये दिया गया है, ये जो है सामाजिक विज्ञान में आएगा। किस में आएगा? यह सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य है, तो इसको हम सामाजिक विज्ञान में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ देखें इसमें दिया गया है कि खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। और इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तो इसमें मोहन और रघु 2 आदमी हैं, इनकी ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब यहाँ पे हमें देना है। तो यहाँ जो है देखिए पटवारी के यहाँ जो है खसरा जो एक उनके पास बुकलेट रहती है या एक बहुत बड़ा कागज़ का पन्ना रहता है, उसमें ये सारी चीज़ें वो चढ़ा करके रखते हैं। तो यहाँ देखें अब ये खसरा जो दिया गया है, यहाँ देखिए आप इसको देख पा रहे होंगे। तो यहाँ देखें तो इसमें दिया गया है कि ये क्षेत्रफल दिया है यहाँ पे हेक्टेयर में कि ये कितना क्षेत्रफल है ज़मीन का। ठीक है, ये ज़मीन नंबर 1, नंबर 2, 3, यहाँ पे ये हेक्टेयर के रूप में ये लिखा हुआ है 0.75 हेक्टेयर, तो ये हेक्टेयर के रूप में है। यहाँ ज़मीन मालिक का नाम रहता है कि किसके नाम से ये ज़मीन है। और यहाँ पे देखिए यदि मान लीजिए यह ज़मीन बटाई पर है या दूसरे किसानों के नाम और
उसमें बटाई पर इनका हिस्सा है, तो यहाँ पे लिखा जाता है इसमें हिस्सेदार हैं कि नहीं है, तो उनके नाम यहाँ लिखे रहते हैं। इसी प्रकार से आगे देखें तो इसमें जो है इस साल इस वर्ष में या जो भी वर्ष होता है उस वर्ष में फसल जोती जाती है, ज़मीन पर कोई फसल बोई हुई है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि फसल में क्या बोया है, सोयाबीन। कितने क्षेत्र में कितनी ज़मीन पर बोया गया है, यहाँ पे देखिए हेक्टर में लिख दिया कि इतनी ज़मीन पर ये जो है सोयाबीन बोया गया है। और कोई अन्य फसलें इस पर बोई गई हैं तो यहाँ लिख देते हैं, या प्रति ज़मीन है तो यहाँ लिख दिया जाता है, और सुविधाएं हैं इसमें कोई तो यहाँ पे इसमें लिख दी जाती हैं। तो यहाँ देखें आगे इसी प्रकार से ये नंबर 1 में जो ज़मीन दी गई थी ये है, यहाँ पे देखिए ये जो 0.75 हेक्टेयर भूमि है, ये मोहन बल्द राजाराम और इनका गांव है अमरापुरा ज़मीन का यह मालिक है, ठीक है ना। और इसमें यह हमने देख लिया कि क्या क्या इसमें बोया हुआ है। दूसरी ज़मीन है 3 हेक्टेयर और इसमें है रघुराम बल्ले रतनलाल गांव अमरापुरा ज़मीन का यह मालिक है। और तीसरी ज़मीन बताई जा रही है मध्य प्रदेश सरकार, घास का मैदान है, इसमें यह सरकारी ज़मीन कहलाती है, तो इसमें किसी का हक नहीं रहता है, ठीक है ना। इसमें एक कुआं है, यहाँ देखें तो इस ज़मीन में कुआं है, इस ज़मीन में भी जो रघुराम बल्द राजाराम इसमें भी कुआं है, तो कुएं का चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है। अब चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कुछ चिन्ह इस प्रकार से पटवारी लोग बना लेते हैं कि हम ये चिन्ह दर्शा रहा है कि यदि एक लाइन है तो ये सीमा बता रहा है ये, ठीक है ना। और कुआं है तो कुएं का चित्र इस प्रकार से बना दिया जाता है। चारा गाय है तो एक लाइन डैश करके, पक्की सड़क है तो सीधी लाइन करके 2 यहाँ पे एजेंट लगा दिए जाते हैं। कच्ची सड़क के लिए एक लाइन खींची जाती है, और पेड़ के लिए देखिए ये पेड़ का चित्र है, आपको इस प्रकार से नक्शे में मिल जाएगा। तो यहाँ जो चित्र बना हुआ है इसको आप देखें तो ये देखें, ये पेड़ है, ये लाइन है ना, ये सड़क है, यहाँ पे बिंदी बना दिए गए हैं, ये ज़मीन प्रति ज़मीन यहाँ पे दिखाई जा रही है। बाकी की यहाँ पे 1, 2, 5 और 8 ये ज़मीन इसमें देखिए ये कुएं का निशान है ना, तो ये सभी इसमें बना हुआ है। चलिए अब इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर दें कि मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी, और रघुराम की है, ठीक है ना। तो उसके दक्षिण में नीचे तरफ, और रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा का निशान ये देखिए डैश की लाइन से दर्शाया गया है, तो इस प्रकार से आपको डैश बना देना है, ठीक। खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सरकारी ज़मीन है, खेत संख्या 3। यहाँ पे देखें तो डैश जो बना हुआ है, इन्होंने कहा था कि ये जो है सरकारी ज़मीन होती है और सरकारी ज़मीन को डैश से हमें प्रदर्शित करना है, ठीक। चलिए आगे देखें तो इसमें प्रश्न घा दिया गया है कि खेत संख्या 2 और 3 संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। तो देखिए खेत 2 3 में इसमें सोयाबीन गेहूँ की फसल का उत्पादन और कुआं की जानकारी इसमें दी गई है कि ये जो है इसमें कुआं बने हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखें हमने देखा था कि इस ज़मीन में कुआं है, तो यहाँ देखें 3 नंबर में देखिए ये कुआं बना हुआ है ना। तो ये ज़मीन इनकी जो है 1 और 2 में यहाँ पे देखें तो 3 में भी इनमें जो है सोयाबीन की फसल दिखाई जा रही है। तो ये प्रश्न इसमें पूछे गए, आप इस प्रकार से कंप्लीट करें। और जो हमारा खसरा नक्शा होता पटवारी के वहाँ उनसे भी आप मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं सारी जानकारी के कि इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, कैसे इसको देखना है, ठीक है। चलिए तो ये जानकारी आपको समझ में आ ही गई होगी, तो आज इतना ही, ठीक है। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आगे जो और भी पढ़ाई है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।